वेलकम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल निपुण कैलीग्राफी। सो गाइस, इससे पहले हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सवाल नंबर 2, मंदा रिजल्ट सवालात के मुख्तसर मतलब होता है वेरी शॉर्ट। जवाब लिखना है आपको, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ इससे पहले वाला जो पार्ट था, पार्ट 1, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच, आपके जो कमेंट्स आते हैं उनको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। ओके, सवाल नंबर 1 है, साहबान आलीशान से क्या मुराद है। इसमें साहबान आलीशान से मुराद अंग्रेज़ हुकाम है। सेकंड है, फौजी से पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई। फौजी से पहली मुलाकात नवाब साहब की महफिल में, जहाँ बटेर की गुमशुदगी पर लोग ताज़ियत मतलब अफसोस दे रहे थे, अफसोस कर रहे थे। सवाल नंबर 3 है, नावल अमरा उमराव जान अदा किसकी कहानी है। तो ये नावल एक दवाइफ की कहानी है, जिसे बचपन में कुछ लोग अगवा कर लाते हैं। नेक्स्ट है, लम्हे अफसाने का मरकज़ी ख़याल क्या है। मरकज़ी ख़याल ये है कि इंसान को बिला तफरीक़ व मिल्लत व मज़हब के एक दूसरे का ख़याल रखना चाहिए, यही इंसानियत है। नेक्स्ट है, हूरी कौन था। हूरी प्रेमचंद की नावल गोदान का मरकज़ी किरदार था। फिर है, पंजाब की तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने क्या फ़ैसला लिया। पंजाब के तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने अमृतसर में अपनी सूबाई कॉन्फ्रेंस करने का फ़ैसला किया। नेक्स्ट है, अख्तरुल ईमान कहाँ पैदा हुए। अख्तरुल ईमान नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। फिर रिपोर्टाज लिखने के लिए क्या बात ज़रूरी है। रिपोर्टाज लिखने के लिए ज़रूरी है कि मुसन्निफ़ तख्लीक़ी मिजाज रखता हो, उसमें ख़बर को अफसाना बनाने की अहलियत होना चाहिए, इसमें असलूब बयान ख़ास होता है। नेक्स्ट है, सबक मच्छर का नफ्स मज़मून लिखिए कि सबक जो था मच्छर, उससे उसका क्या निचोड़ था, उससे आपको क्या समझ में आया। मच्छर यूँ तो एक हक़ीर और नन्हासा परिंदा है, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक होते हुए भी उससे बहुत कुछ सीख सकता है। ये उसका नफ्स मज़मून था। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई थी जो कि इंसान को एक मच्छर से सीखनी चाहिए। फिर विक्रमाजीत वर्मा ने जो कलाम सुनाया उसका ताल्लुक़ किस मुसन्निफ़ से है। विक्रमाजीत ने जो कलाम सुनाया उसका ताल्लुक़ गीत से है। फिर है, दबस्तान लखनऊ के 3 शोरा के नाम लिखिए। तो 10वें लखनऊ के 5 और 3 शोरा के नाम लिखे। तो इमाम बख्श, नासिक, आतिश, इंशा, कलंदर बख्श, जुराद और पंडित दयाशंकर नसीब। फिर तरकीब किसे कहते हैं, मिसालों से समझाइए। तरकीब जब हम दो बामायने लफ्ज़ों को ज़ेर या हमज़ा से जोड़कर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं तो उसे तरकीब कहते हैं। जैसे मंजिल इश्क, इसमें लाम के नीचे हमने क्या बढ़ाया, ज़ेर बढ़ाया और इश्क कर दिया, तो मंजिल इश्क हो गया। इब्ने मरियम, सुबह बनारस, शाम औद वगैरह तराकीब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्दमंदों की राह गुज़र कौन सी है। दर्दमंदों की राह गुज़र ये कि इंसान दुख सुख में एक दूसरे का साथ दे, किसी को कोई दर्द हो तो उसे दूर करे। नज़्म गोरे ग़रीबा किस शायर ने लिखी है। तो नज़्म गोरे ग़रीबा अली हैदर नज़्म तबातबाई ने लिखी। इससे पहले मैंने जैसे कहा है, 10th के स्टूडेंट से भी कहा है कि आप जो अपनी बुक का इंडेक्स है उसमें दिया है कि ये चैप्टर इन्होंने लिखा है, ये चैप्टर ये इन्होंने लिखा है, तो वो आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि MCQs में वो अक्सरियत पूछते हैं कि ये चैप्टर के शायर कौन है, ये सबक किसने लिखा है, इस तरह से करके पूछा जाता है। या अफसाने को लिखिए, या इस मुसन्निफ़ के से एक अफसाने को लिखिए, या इस शायर की कोई सी भी 2 शेर की लाइन लिखिए, इस तरह से करके पूछा जाता है। तो आप ये ज़रूर लर्न कर लीजिएगा कि कौन सा जो चैप्टर है वो किसने लिखा है, ठीक है। जैसे कि इसमें पूछ लिया गया है कि नज़्म गोरे ग़रीबा किस शायर ने लिखी है। अगर आपको याद होगा तो आप लिख सकते हो कि ये 1-1, 2-2 मार्क्स ऐसे होते हैं जो हमें इजीली मिल जाएंगे कि वो नज़्म किसने लिखी है, हैदर
नज़्म तबातबाई लिखी है। फिर उसके बाद है दर्ज झैल सवालात के तफसीली, मतलब आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट है क्वेश्चन, दूसरा जन्म हमको मिला के तफसीली जवाब लिखिए कि दूसरा जन्म हमको मिला। तो ये इसका क्या है कि 1857 के हंगामों में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पर तरह तरह से जुल्म ढाए, कत्ल गारत गिरी हुई, लोग दहली छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए। गालिब इन हंगामों में महफूज रहे, चुनांचे वो अपने ज़िंदा बच रहने को दूसरा जन्म कहते हैं। सेकंड है, बलवंत सिंह के अफसाने का नाम लम्हे क्यों रखा गया है? इस अफसाने के हीरो के बस में सफ़र करते हुए हर पल एक नई बात सामने आती है। बस में सफ़र करने वाली औरत सुल्ताना के साथ गुजारे हुए चंद लम्हे उसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बों से रोशनास करते हैं। मुसन्निफ़ ने इसलिए मुख्तसर सी मुलाकात और वाक़यात की मुद्दत का नाम लम्हे रखा। या इसको हम कर सकते हैं आशना। फिर नेक्स्ट है, अफसाना फोटोग्राफर के मरकज़ी किरदार पर रोशनी डाली है। इस अफसाने का फोटोग्राफर पेशावर है जो गेस्ट हाउस में आने जाने वाले सयाहों, यानी कि जो घूमने फिरने आते हैं, तो उन सयाहों के फ़ोटो खींचता है। उसकी कोई दुकान नहीं है। ये अफसाने में एक अलामत बनकर सामने आता है। वो माजी और हाल का अक्कास है। वो मुसाफिरों की आमद और रफ़त, यानी कि आने जाने पर नज़र रखता है और दुनिया का तमाशा चुपचाप देखता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजूका किसे कहते हैं? अफसाना निगार ने इसके ज़रिए क्या पैगाम दिया है? बजूका बांस या दरख्त की शाखों से बना हुआ एक इंसान नुमा ढांचा होता है जिसको कपड़े पहनाकर खेत में आदमी की तरह खड़ा कर देते हैं ताकि जानवर परिंदे उससे डरकर भाग जाएं, जिसे हिंदी में काक भगोड़ा कहते हैं, और फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएं। मुसन्निफ़ ने इसके ज़रिए ये पैगाम दिया है कि किसानों का इस्तेहसाल पहले भी होता था, अब भी होता है। मेहनत कशों को उनकी मजदूरी फ़ौरन मिलना चाहिए, यानी जिसने मेहनत की है, दिन रात खेतों की देखभाल की है, उसे भी खेत से हिस्सा मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, जंग आज़ादी में जलियांवाला बाग की क्या अहमियत है? जंग आज़ादी की तारीख़ में जलियांवाला बाग की ये अहमियत है कि उसी बाग के एक जलसे में जनरल डायर के हुक्म से बेशुमार मुहब्बे वतन हिंदुस्तानियों को गोलियों से भून दिया था, जिसकी वजह से जंग आज़ादी तो ये जंग आज़ादी की आग के शोलों को पहले से ज़्यादा भड़का दिया। फिर नेक्स्ट है, अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, शायर ने ये क्यों कहा? बाज़ लोग मुसब्बत अंदाज में सोचने की बजाय मनफी अंदाज में सोचते हैं, यानी किसी भी काम करने से पहले वो मुख्तलिफ अंदेशों में घिरे रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। अक्सर ये सोचते हैं कि अब मौत आ जाएगी और इस डर में उनकी ज़िंदगी गुजरती है। वो हर लम्हा डरते हैं। शायर ने भी यही इशारा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वतन का तराना नज़्म के हवाले से लिखिए कि आदमी की लहू की तग़यानी बादशाहत को किस तरह गर्क कर देगी? लहू मतलब होता है खून, बादशाहत को किस तरह गर्क मतलब डुबा देगी। बेशुमार हिंदुस्तानियों ने मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की। अंग्रेज़ों ने उन पर जुल्म सितम किए। शायर कहते हैं कि मुल्क की ज़मीन पर उन इनकलाबियों का खून बहा है जो रायगा मतलब बेकार नहीं जाएगा। सैलाब बनकर अंग्रेज़ों की हुकूमत को गर्क मतलब डुबा देगा, गर्क करेगा। उनकी बादशाहत ख़त्म होकर जमहूरियत कायम होगी। फिर नज़्म मुल्क बे सहरो शाम का मरकज़ी ख़याल लिखिए। तो नज़्म मुल्क बे सहरो शाम का बचपन और लड़कपन के दिन बेफिक्री में गुजरते हैं और इस वक्त सुबह से रात तक मसरत का माहौल रहता है, मतलब खुशी का माहौल रहता है। लेकिन जब जवानी आती है तो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने में सुबह शाम का एहसास नहीं, मसरूफ़ियात की वजह से दिन रात गुजरने का एहसास नहीं होता। इस कैफियत को मुल्क बे सहरो शाम कहा गया है। फिर साहबान आली शान से क्या मुराद है? साहबान आली शान से मुराद अंग्रेज़ हुक्काम है। नेक्स्ट है, मुलाजमा क़िला पर शिद्दत है और बाज़ पुरुष और
داروگیر میں مبتلا ہیں۔ اس جملے کی وضاحت کریے۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ جو لوگ لال قلعے میں ملازم تھے، انگریز انہیں گرفتار کرتے اور ان پر سختی کرتے، ان سے بادشاہ اور قلعے کے دوسرے لوگوں کے بارے میں پوچھتے۔ اگر انہیں شبہ ہوتا، شک ہوتا کہ کوئی شخص بادشاہ کا وفادار ہے تو اس پر طرح طرح کے مظالم، یہاں پہ دیکھو ظلم کی جمع ہے، یہ ڈھائے جاتے۔ پھر ہے دوسرا جنم ہم کو ملا، اس سے غالب کی کیا مراد ہے؟ دوسرا جنم ہم کو ملا، اس سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو 1857 کے ہنگاموں میں انگریزوں نے دہلی میں رہنے والوں پر طرح طرح کے ظلم اٹھائے، قتل و غارت گری ہوئی۔ اس سے غالب ہوگا، یہ غلط پرنٹ ہو گیا ہے یہاں پر۔ دوسرا جنم ہم کو ملا، اس سے غالب کی کیا مراد ہے؟ تو 1857 کے ہنگاموں میں انگریزوں نے دہلی میں رہنے والوں پر طرح طرح کے ظلم اٹھائے، قتل و غارت گری ہوئی، لوگ دہلی چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ غالب ان ہنگاموں میں محفوظ رہے، چنانچہ وہ اپنے زندہ بچ رہے۔ اس کے بعد مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ غالب نے یہ بات کیوں لکھی ہے؟ دہلی شہر میں انگریزوں نے اپنے مخبر چھوڑ رکھے تھے، جو خبر دینے والے ہوتے ہیں انہیں مخبر کہتے ہیں، چھوڑ رکھے تھے، جو انہیں خبر دیتے تھے، مطلع کرتے تھے، بتاتے تھے کہ کون ان کے خلاف ہے اور کون انگریز کا حامی ہے۔ اگر غالب خط میں 1857 کی تفصیلات لکھتے تو ممکن ہے کہ یہ خط کسی ایسے شخص کے ہاتھ پڑ جاتا جو اسے انعام کے لالچ میں انگریزوں کو پہنچا دیتا اور اس سے غالب کو نقصان پہنچتا۔ پھر گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ 1857 میں بہت سے لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، گھر خالی تھے اور وہاں کوئی چراغ جلانے یا روشنی کرنے والا نہیں تھا، یعنی ان گھروں پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہے ہاتھرس میں فساد کا سبب کیا تھا؟ ہاتھرس میں فساد کا سبب یہ تھا کہ وہاں راستہ چوڑا کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہاں حویلیاں اور دکانیں ڈھائی جا رہی تھیں، چنانچہ لوگوں نے ان عمارتوں کو ڈھانے والوں پر پتھراؤ کیا، جس سے مجسٹریٹ زخمی ہو گیا اور فساد شروع ہو گیا۔ نیکسٹ ہے خوجی کا حلیہ بیان کریے۔ سرشار کے مطابق خوجی مجسم شامت، پستہ قد، کوتاہ گردن، تنگ پیشانی، خباثت اور شرارت کی نشانی، صورت ایسی ہے کہ کوئی اسے شریف نہیں سمجھتا۔ نیکسٹ ہے خوجی کو مغرور ثابت کرنے کے لیے کیا دلیلیں پیش کی گئی ہیں؟ خوجی کا احساس برتری ہے کہ وہ اپنا نام کم سے کم مفتی خواجہ بدیع صاحب اولیاء رحمہ الغفران بتاتا ہے، ہار جانے کے بعد ہار نہیں مانتا، بات بات میں قرولی، جیسے بتایا تھا قرولی چھوٹا چاقو نکالنے کی دھمکی دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے خوجی کے جذبہ وفاداری کے بارے میں مصنف کی کیا رائے ہے؟ خوجی ایک نفسیاتی کردار ہے جس میں سچائی اور اپنی فطرت کے ساتھ خلوص پایا جاتا ہے۔ وہ زوال آمادہ جاگیردارانہ تمدن ایک خاص کردار ہے جس میں جذبہ و وفاداری کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس لیے جب وہ نواب صاحب کے یہاں تھا تو ان کی نمک خوار ہونے کی حیثیت سے ان کا دم بھرتا تھا، اور جب وہ آزاد کے ساتھ ہوا تو ان کے لیے اپنی جان کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے آمادہ نظر آیا۔ نیکسٹ ہے خورشید الاسلام نے ناول نگار کی کن ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے؟ خورشید الاسلام نے ناول نگاری کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناول نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان امکانات کو بروئے کار لائے، ان تقاضوں کو پورا کرے اور فطرت کے ان لہروں کو بہتا ہوا دکھائے جو واقعات اور کرداروں کی ساخت پر داخت کرتے ہیں۔ پھر خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا ایک اقتباس پیش کر کے یہ وضاحت کی ہے کہ ہم اسے پڑھ کر امراؤ جان کے آغاز یعنی کہ شروعات اور انجام دونوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو مضمون میں جو اقتباس دیا گیا ہے وہ اصل حصے کا آغاز ہے، اس میں امراؤ جان ادا کے بچپن کا ذکر ہے، انجام کا نہیں، اس لیے ہمارے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے اماکانت کیسی زندگی بسر کر رہا تھا؟ اماکانت ایک لاابالی نوجوان تھا، غیر شادی شدہ تھا، نہ بیوی نہ بچے، نہ کاروبار، نہ خوشی نہ غم، اس لیے وہ ایسی زندگی بسر کر رہا تھا جس میں خوشی کے لمحات کم اور عجیب بسر ہو رہی تھی۔ پھر اماکانت کو بس کا ماحول کیسا نظر آیا؟ اماکانت کو بس میں ایک عجیب طرح کا سکون نظر آیا، چند لوگ ایک دوسرے سے پرے پرے بیٹھے دھیرے دھیرے باتیں کرنے میں
महू थे। बस के मुसाफिरों के बारे में अफसाना निगार ने जो तफसील पेश की है उसे अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। अफसाना निगार ने अफसाने के हीरो की ज़बानी ये तफसील पेश की है कि बस में एक अजीब सुकून तारी था। लोग दूर दूर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बस में 3 लड़कियां और 2 औरतें भी बैठी हुई थीं। एक औरत उसमें आया सी दिखाई देती थी जबकि दूसरी औरत पुष्ट किए बैठी थी। लड़कियां गोरी थी और उनकी 2 चोटियां थीं। आंखें भी दरमियानी और बातें भी न मीठी थी न खट्टी। फिर मुल्क की आज़ादी से पहले कौन लोग गेस्ट हाउस में आते थे? मुल्क की आज़ादी से पहले गेस्ट हाउस में बरतानवी प्लांटर्स सफ़ेद सोला सूट पहने कॉलोनियल सर्विस के जगादरी ओहदेदाराना कीमीम लोग और बाबा लोग वहाँ आते थे। नेक्स्ट है, फोटोग्राफर की कैमरे की आंख क्या देखती है और खामोश रहती है? वाज़ेह कीजिए। कुर्रतुल ऐन लिखती हैं कि फोटोग्राफर के कैमरे की आंख गेस्ट हाउस में आने वाले मुसाफिरों को देखती रहती है उसी आंख से, क्योंकि फोटोग्राफर उनकी फ़ोटो खींचता है। आंख बोल नहीं सकती इसलिए खामोश रहती है। फोटोग्राफ में हम किसी शख्स या मंजर का अक्स देख सकते हैं मगर वो खामोश होता है, बोलता नहीं। इसी तरह मुसन्निफ़ा का इशारा है। गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सयाह क्यों आते थे? गुमनाम पहाड़ी कस्बे के गेस्ट हाउस में सयाह सैर व तफरीह, सुकून और मोहब्बत की तलाश में आते थे ताकि कुछ वक्त शहरों की हलचल से दूर इत्मीनान से गुजार सकें। नेक्स्ट है, अफसाने में फोटोग्राफर के किरदार पर रोशनी डालिए। इस अफसाने का फोटोग्राफर का पेशावर फोटोग्राफर है जो गेस्ट हाउस में आने वाले सयाहों को फ़ोटो खींचता है। ये मुद्दतों से यहाँ है, उसकी कोई दुकान नहीं है। इस फोटोग्राफर, यहाँ पे टा आएगा, फोटोग्राफर के वसीले से मुसन्निफ़ा ने गेस्ट हाउस में आने वाले सयाहों के वाक़यात और किरदारों की निशानदेही की है जो अपनी और कैमरे की आंख से बहुत कुछ देखता है। इसी तरह फोटोग्राफर अफसाने में एक अलामत बनकर सामने आता है। अगर ये ज़्यादा लंबा लग रहा हो तो आप यहाँ तक कर सकते हो। फिर उसके बाद इसके कैमरे की आंख बहुत कुछ देखती है, वो खामोश रहती है। वो गेस्ट हाउस के फाटक के नज़दीक अपना साजो सामान फैलाए कुर्सी पर चुपचाप बैठा तमाशा देखता रहता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। फिर इसके बाद है, दर्ज झेल खाली मुकामात पर को पुर कीजिए नज़्म व नस्र से। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं। अब हम इन्हें देख लेते हैं कि गालिब ने पहला ख़त अपने दोस्त के नाम लिखा। किसके नाम लिखा था? मुंशी हरगोपाल तप्ता के नाम। फौजी फसाना आज़ाद का दिलचस्प मस्खरा किरदार है। ये मस्खरा। एक गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सयाह आते थे। एक बूढ़ा शख्स स्टेशन के लिए प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गया। फिर लाली को एक लकड़बग्घा उठाकर ले गया था। परिंदे को हकीर व जलील नहीं समझना चाहिए। रामुलाल के अफसानों के 12 मजमूए शाया हो चुके हैं, छप चुके हैं। लिज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से? ये अल्लामा इकबाल को 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। नज़्म मुल्क बेसैर शाम के शायर कौन है? अमीक हनफी। फिर मंदरजा झैल इक़्तिबास की सलीस उर्दू कीजिए। आपने अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जो वीडियो प्रीवियस ईयर की देखिएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन आता है कि कैसे इक़्तिबास दिया जाता है और हमें कैसे उसकी सलीस उर्दू लिखनी रहती है। और एक होता है कि पेपर कैसा आता है ना, तो जो प्रीवियस ईयर का पेपर था मैंने उसको सॉल्यूशन के साथ अपलोड किया है ताकि हमें एक आइडिया हो कि हमारा पेपर किस पैटर्न पे आएगा, कैसे आएगा और हमें उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप एक बार मैं उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसके बाद ये सवाल है कि इक़्तिबासात की सलीस उर्दू लिखना है। इक़्तिबास दिया गया है, उसको आपकी सलीस उर्दू में लिखना है, मतलब उसको आपको अपनी लैंग्वेज में उस इक़्तिबास को पढ़कर लिखना है। तो ये जो सयाह को सबक मंदरजा बाला इबारात अफसाना बजूका से ली गई हैं। इसके मुसन्निफ़
सुरेंद्र प्रकाश हैं। ठीक है, जिस तरह हम तशरीह करते हैं उसी तरह हमें सलीस उर्दू करनी रहती है। ये एक पैराग्राफ दे दिया कि उनका खेत लहलहाता, फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। अब जब आप इतना पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से गज़ल से लिया गया है। तो फिर बस उसके बाद हमें क्या लिखना है, सयाको सब्बाक लिखना है और लिख देना है कि मंदरजा बाला इबारात अफसाना बज्जूका से ली गई हैं और इसके मुसन्निफ कौन है, सुरेंद्र प्रकाश हैं। अब इसके बाद हमें ये पैराग्राफ पढ़ के क्या समझ में आया, हम उसको अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख देंगे। किस इक़्तिबास से मुसन्निफ ने प्रेमचंद की नावल गोदान का मरकज़ी किरदार हूरी को ही इस अफसाने का मरकज़ी किरदार बनाया है। इसने बताया है कि हूरी ने खेत में दिन रात मेहनत की कि वो खेत ले लहाएं। जब कटाई का वक्त आया तो हूरी अपनी बेवा बहुओं और पोते पोतियों को साथ लेकर खेत पर पहुंचा। सब बहुत खुश थे। धूप फैल चुकी थी। हूरी ने खेत देखकर सोचा कि कितना अच्छा वक्त आ गया। फिर नेक्स्ट पे ये पैराग्राफ दिया है, उसके बाद उसकी सलीस उर्दू करी गई है। यही मंदरजा वाले इबारात अफसाना लम्हे से माखूज़ हैं। इसके मुसन्निफ बलवंत सिंह हैं। फिर उसके बाद इस पैराग्राफ में क्या समझ में आया, उसके अंदर हमने उसको एक्सप्लेन कर देना है बस। फिर इसी तरह जो थर्ड दिया है वो है इंसान मच्छर वाला जो चैप्टर था उसको दिया है। जब मच्छर नाम आएगा तो आप समझ ही जाओगे, लेकिन अगर आपको मालूम होगा कि वो उसके शायर उसके मुसन्निफ कौन है तो आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप उसका नाम लिखोगे मुसन्निफ का। तो जो मैंने कहा था कि इंडेक्स आपको याद कर लेना कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा है, तो वो आपके लिए बहुत काम आएगा। तो अगर आपको मालूम होगा मच्छर वाला चैप्टर किसने लिखा तो आप इसीलिए लिख दोगे। तो इस सयाको सबाक में हम लिख देंगे और उसकी सलीस उर्दू लिख देंगे। फिर उसके बाद है दर्ज झेल अल्फाज की जोड़ियाँ बनाना है। बजूका कृष्ण चंद, तो बजूका का क्या आ जाएगा, खेत। सेकंड है संजीदगी, सेकंड वाले में आ जाएगा मतानत का संजीदगी। थर्ड है अमाकांत, रोमांटिक शख्स, थर्ड रमाकांत जो थे। फिर है फोटोग्राफर गेस्ट हाउस में थे। फिर है पौधे कृष्ण चंद ये फर्स्ट। फिर उसके बाद है हाली, तो हाली का क्या आ जाएगा, पानीपत, गोरे गरेबा, अली हैदर तबातबाई, मुजमहिल निढाल, अली सरदार वक्त का तराना। फिर तशरी मतलब बाज़े करना। फिर इसके बाद है मंदरजा झेल जुमलों से सही और गलत छांट कर लिखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो गालिब के खुतूत का तरीक़ा फिलवाक़े सबसे निराला है, सही। फिर फूजी का मज़मून में बहुत शरीफ व इंकिसार बताया है, गलत। अमाकांत बेकार और लाअबाली इंसान है, सही। फोर्थ है अफसाना बजूका प्रेमचंद के अफसाने का मरकज़ी किरदार है, गलत। फिर है खुदनोश्त दूसरों से लिखवाई गई कहानी होती है, गलत। मच्छर को जलील या हकीर परिंदा नहीं समझना चाहिए, सही। गज़ल के मायने मर्दों की तारीफ़ करना है, गलत। खुद कलामी यानी अपने आप से बातें करना, सही। आरज़ू लखनऊ ने सिर्फ गज़लें लिखी हैं, गलत। सैयद जानिसार हुसैन रिजवी का तखल्लुस अख्तर था, सही। गोरे गरीबा नज़म था थॉमस गरे की नज़म का उर्दू तर्जुमा है, सही। आबे शार के मायने चाकू के हैं, गलत। फिर इसके बाद दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए। अब फिर से शेर बता दिए गए हैं, उसकी आपको तशरीह लिखना है। सयाको सब्बाक मंदरजा बाला अशार जो है किसने कहाँ से लिए गए हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल से लिए गए हैं और ये उसकी तशरीह दी गई है। अगर आपने इसको पहले अच्छे से करा हुआ है तो अगर आपने इसको पहले अच्छे से कर लिया है, तशरीह को समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे समझ सकते हैं। ये रही नेक्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख कर लर्न कर सकते हैं, और जितना हो सके लिख कर प्रैक्टिस करिएगा उर्दू, क्योंकि लिखने से अच्छी होती है, राइटिंग भी साफ़ होती है। तो जितना हो सके लिख कर लर्न करिएगा। फिर इसके बाद दिया है दर्ज झेल शेर मुसन्निफिन की सवान हयात लिखना है। सवान हयात लिखना है, अब इसके अंदर आपको
کس کس کی دی ہے؟ غالب کی، قرۃ العین، حیدر، حالی اور اقبال۔ تو یہ موسٹ ٹائم پہ سوال ہیں، تو آپ ان چاروں کو ہو سکے تو ان چاروں کو یاد کر لیجئے گا تو زیادہ اچھا رہے گا، اور اگر پہلے سے یاد ہیں تو اور اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد دیا گیا ہے کہ سوال دیے گئے الفاظ سے خالی جگہ کو پر کرنا ہے، فل ان دا بلینکس آ گئے کہ گھر کی بیکار ہانڈی سے بجو کا چہرہ بنایا، بجو کا آ جائے گا یہاں پہ فرسٹ۔ پھر ہے سیکنڈ، جب وطن کا شعلہ جلیان والے باغ کے شہیدوں، یہاں آ جائے گا شہیدوں نے اپنا خون بہا کر روشن کیا۔ قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا پہلا مجموعہ، قرۃ العین حیدر کے عنصر کا پہلا مجموعہ ستاروں کے آگے ہے۔ قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کیا ہے؟ ستاروں کے آگے۔ پھر ہے لوبی کے والد شملہ میں برایا بٹلر کا کام کرتے تھے۔ ناصر کاظمی دیش کے نمائندہ شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ جدید غزل، یہ لکھا ہے ناصر کاظمی جدید غزل کے نمائندہ شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ لغت میں نظم کے معنی لڑی میں موتی پرونا ہے۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل کہلاتا ہے۔ پھر جوڑیاں بنانا ہے۔ سفید ہاتھ، سفید ہاتھ، اس میں ہاتھ کی صفت ہے کہ وہ سفید ہے۔ پھر تو یہ کیا ہے؟ اس کے اندر صفت پتہ چل رہی ہے۔ خواجہ خاتون مذکر مؤنث۔ پھر بیت المال قمری حرف، یہ حرف قمری۔ عبد الرحمن شمسی۔ پھر آزاد نظم، نظم کی ایک قسم ہے۔ نئی دنیا کو سلام، علی جعفری۔ پھر صحیح غلط میں شامل کریں، پھر غلط صحیح میں شامل کریں، غلط صحیح بتانا ہے۔ تو اس کے بعد فرسٹ ہے کہ قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول میرے بھی صنم خالے ہیں، تو یہ غلط۔ پھر سیکنڈ ہے بانی کا پورا نام راجندر منچندار تھا اور بانی تخلص تھا، صحیح۔ تھرڈ ہے نظم انگریزی زبان کا لفظ ہے، غلط۔ جمیل مظہری ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، صحیح۔ طویل نظم کی بہترین مثال مسدس حالی ہے، صحیح۔ جس غزل میں ردیف قافیے کی پابندی ہو اسے آزاد نظم کہتے ہیں، غلط۔ پھر اس کے بعد ہے خالی جگہ میں شامل کریں، الفاظ بھریں۔ پھر ہے زندگی ہے تو بہرحال بسر ہوگی، بانگ درا بال جبریل اقبال کا شعری مجموعہ ہے، بال جبریل۔ گور غریباں نظم کے شاعر، نظم طبائی ہیں۔ شاعری کی تنقید پر اردو کی باقاعدہ کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسماں سے ہم، معین احسن جذبی کو اقبال سمان ایوارڈ دیا گیا۔ غزل کے لغوی معنی ہیں محبوب سے باتیں کرنا۔ پھر اس کے بعد جوڑی بنائیے۔ یہ جو سائن ہمیں دکھ رہے ہیں یہ کس چیز کے ہیں؟ یہ سوالیہ کے ہیں، تو یہ آ جائے گا ہمارا سوالیہ ختمہ۔ پھر سیکنڈ ہے خوبصورت خوش خط، تو یہ کیا ہے؟ ایک طریقے کا سابق الفاظ ہے۔ تھرڈ ہے امام اور ائمہ، یہ آپس میں کیا ہے؟ واحد جمع ہے، تو تھرڈ۔ پھر نظر سے اوجھل ہو جانا مطلب غائب ہو جانا۔ ففتھ انگریزی زبان کا شاعر کسے کہتے ہیں؟ تھامس کو کہتے ہیں، انگریزی زبان کے شاعر تھامس ہیں۔ پھر سکس روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے، علامہ اقبال۔ اب اس کے بعد ہے قواعد مطلب گرامر۔ درج ذیل صفت کی تعریف لکھیے کہ سابق لاحقہ شمسی اور قمری الفاظ تجنیس، خطی، مبالغہ، محاورے، متضاد، یہ سارے گرامر ورک ہے، اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ تعریف لکھنی ہے۔ تو یہ ساری تعریفیں میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں گرامر کے نام سے، آپ چاہو تو پلے لسٹ میں جا کے گرامر میں جا کے چیک کر سکتے ہو۔ اس میں فعل، ماضی، حال، مستقبل، زمانے کی قسمیں اور جتنے بھی گرامر ہے وہ ساری آپ کو ایک جگہ مل جائے گی، تو آپ وہاں سے اس کو لرن کر سکتے ہیں۔ اور پلس وائی جمع جتنے بھی ہیں امپورٹنٹ جو آتے ہیں وہ بھی میں نے اپلوڈ اس میں کر دیے ہیں، تو آپ اس میں کر سکتے ہیں، اس میں سے اچھے سے لرن کر سکتے ہیں۔ متضاد کی تعریف سب آپ کو ایک جگہ، مذکر مؤنث سب مل جائے گا۔
या आप चाहो इसमें से स्क्रीनशॉट लेना तो इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद है दर्ज झेल दिए गए बयानात पर ख़त और दरख्वास्त लिखना है। ख़त दरख्वास्त लिखिए। वालिद से रुपये मंगवाने के लिए हेल्थ ऑफिसर के नाम यानी कि ये इम्पोर्टेंट ख़त हैं, आपको लर्न करने। आप चाहो तो इसमें से स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आपके पास लिखे हुए हैं तो आप उसमें से लर्न कर सकते हैं। और जो इसमें मज़मून दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट मज़मून, पहला तो ऐसे मज़मून साइंस का ही रहता है, साइंस के फ़ायदे और बाग़बानी मेरा महबूब मशग़ला, पसंदीदा शायर। अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सारे जितने भी ऐसे हैं विद एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप चाहो तो उसमें से भी लर्न कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट करके दिए रहते हैं। और ऐसे आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है, क्योंकि लगे तो कि वो ऐसे है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।